एक छोटे से गांव विलासपुर में दो मासूम बहनें राधा और मीरा अपने भाई और भाभी के साथ रहती थीं। वह दोनों अपनी ही भाभी के अत्याचार सहते हुए चुपचाप जी रही थी। उसके भाई को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी भूख, आंसुओं और दर्द से भरी थी। वो अपने भाई को बताकर घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी एक दिन उनकी जिंदगी में एक रहस्यमयी जादुई बकरी आई जो सब कुछ बदल सकती थी। क्या सच में बदलेगी उनकी किस्मत? आगे क्या होगा, जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। कामिनी, मुझे तुमसे एक बात बोलनी है। तुम्हें नहीं लगता कि अब मेरी बहनें बड़ी हो गई हैं? माँ पिताजी के जाने के बाद अब वो दोनों हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सोच रहा था कि उन दोनों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर हाथ पीले कर दूं। फिर मुझे अपनी बहनों की इतनी चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अजी, मैं तो क्या ही बोलूं इस बारे में। मेरी तो सुनते कहाँ हो आप। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वैसा करो। वैसे भी तुम अपनी बहनों के लिए अच्छा ही सोचोगे, गलत तो सोचोगे नहीं। ऊपर वाला करे दोनों को अच्छे रिश्ते मिल जाए। कामिनी, मेरा भाग्य कितना धनी है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम मेरी बहनों को कितना ख्याल रखती हो, उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। इसीलिए तो मैं निश्चिंत रहता हूँ। चलो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, नहीं तो देरी हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रघुवीर काम पर चला जाता है। रघुवीर के घर से जाते ही कामिनी अपने असली रूप में आ जाती है और गुस्से से बोलती है, बड़े आए हाथ पीले करने वाले। इतने दिनों से इनकी बहनों का जो बोझ उठाया है वो क्या कम है जो अब इनकी शादी का बोझ भी हम उठाएं? अरे ओ मीरा और राधा, अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? इधर आओ। ये सुनकर राधा और मीरा जल्दी जल्दी कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, हमने आपको बुलाया? हमसे कोई काम है क्या? अब इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुम दोनों सुनती कहाँ हो? घर का सारा काम पड़ा है और तुम दोनों पता नहीं किस में लगी हुई हो। कुछ होश है कि नहीं? जाओ, जाकर घर का सारा काम खत्म करो। और हाँ, काम पूरा करके जंगल से लकड़ियाँ भी तो लानी है। अभी मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ, जाओ यहाँ से, बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर कामिनी आराम करने चली जाती है। तभी मीरा अपनी बड़ी बहन राधा से कहती है, दीदी, हमें हमेशा ऐसा क्यों सहना पड़ता है? देखो तो जरा, थक गई है बेचारी। उठ के अपने हाथ से एक गिलास पानी तक तो नहीं लेती और बोल रही है थक गई हूँ, आराम करना है। चुप कर मीरा, अगर भाभी ने सुन लिया तो फालतू में घर में झगड़ा करेगी और पता नहीं क्या क्या बोलेगी। अभी चल मेरे साथ, काम में हाथ बटा। फिर दोनों बहनें घर का काम करने लग जाती हैं और घर का काम खत्म करके लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर चल देती हैं। जंगल में पहुंचकर, क्या दीदी, हमारी किस्मत भी कैसी है। पहले तो घर का सारा काम करो और फिर जंगल से लकड़ियां लेकर जाओ और उन्हें बेचकर भाभी को ले जाकर पैसे दो, तब जाकर हमें वो बचा कुचा खाना मिलता है। ये बात रघुवीर भैया को तो पता नहीं होगी कि उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नी हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है। इतनी मुश्किल जिंदगी शायद ही किसी की होगी। अरे मीरा, तू उदास मत हो, ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। एक न एक दिन वो सब ठीक कर देगा। और तू देखना, रघुवीर भैया की तरह भाभी भी हमसे प्रेम करने लगेगी। ये तो सिर्फ सपनों में ही हो सकता है राधा दीदी, ऐसी उम्मीद मत लगाओ कि वो कभी पूरी ही ना हो सके। अभी यह कहते हुए मीरा लकड़ियां काट ही रही कि तभी अचानक से कुल्हाड़ी पैर पर आकर लग गई। दीदी, मेरे पैर में चोट लग गई। दीदी कुछ करो, बहुत दर्द हो रहा है। तू चिंता मत कर मीरा, मैं कुछ करती हूँ। अच्छा तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, तू यहीं बैठी रह।
राधा जंगल की ओर अंदर जाती है और वहां से जड़ी बूटी तोड़कर लाती है और मीरा के घाव पर लगा देती है। ये लो, अब तेरा घाव एकदम ठीक हो जाएगा। मेरी बहन, तुझे बहुत दर्द हुआ ना? मैं तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। तुझे रोता देख मुझे भी रोना आ जाता है। हाँ दीदी, अब मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी देर हो गई है। अगर और देर हुई तो भाभी उसका बड़ा बतक्कड़ बना देंगी। फिर दोनों बहनों ने लकड़ियों के गट्ठर उठाए और बाजार की ओर चल दी। बाजार पहुंचकर उन्होंने एक दुकानदार को सारी लकड़ियां बेच दी और जो पैसे मिले वो लेकर घर आ गई। उन्हें देख कामिनी बोली, ओहो, आ गई महारानियाँ, बड़ी जल्दी आ गई। क्या करूं, आरती उतारूं या ढोल बजाऊं? भाभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? हमने क्या किया है? ऐसे बात ना करूं तो कैसे करूं? तुम दोनों अपने आप को राजकुमारियां जो समझती हो। घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं यहाँ कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। अभी घर काम बाकी पड़ा है, खाना भी बनाना है। अब जाओ, जाकर खाना बनाओ। और रुको, पहले पैसे लाओ। लाओ, आज कितने पैसे लेके आई हो? वो भाभी, माफ करना, मीरा के पैर में चोट लग गई थी जिससे उसका पैर जख्मी हो गया, इसलिए हमें आने में देर हो गई और लकड़ियां भी कम काट पाए, इसलिए आज कम पैसे बने हैं। ये लीजिए, उन लकड़ियों के पैसे हैं और अभी हम खाना बना देते हैं। इतना कहकर राधा और मीरा अंदर चली जाती हैं। इधर कामिनी कहती है, इतने कम पैसे? चलो कोई बात नहीं, जितने पैसे उतना खाना। आज इतना ही खाना मिलेगा इन दोनों को। मेरा बस चलता तो कब का निकाल फेंकती इन दोनों को। कुछ देर के बाद राधा कामिनी के पास आती है और कहती है, भाभी, खाना बन गया है और घर का सारा काम भी खत्म कर दिया है। भाभी, वो मीरा को भूख लगी है, क्या मैं उसे थोड़ा खाना दे दूं? मैं बाद में खा लूंगी, उसे तेज भूख लगी है। ओहो हो, क्यों? वो कहीं की महारानी है क्या जो उसे पहले खाना खाना है? जब सब खा लेंगे तभी तुम दोनों को खाना खाना है, समझी? लेकिन अभी नहीं। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी रघुवीर आ जाता है। अरे कामिनी, क्या बातें हो रही है ननद और भाभी के बीच? अजी, आ गए आप? वो कुछ नहीं, मैं तो इससे कह रही थी कि खाना बन गया है, तुम दोनों खा लो। लेकिन ये कहती हैं कि हमें अभी भूख नहीं है, हम दोनों बाद में खा लेंगे। क्यों राधा, तुम यही कहने आई थी ना? हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। आप दोनों खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे। राधा इतना कहकर उदास होकर वापस मीरा के पास आ जाती है। मीरा कहती है, क्या हुआ दीदी, भाभी ने मना कर दिया ना? मुझे पता था वो पहले हमें खाना देंगी ही नहीं, क्योंकि वो हमें बचा कुचा खाना ही देती हैं हमेशा। अगर खाना बचा तो ठीक, वरना हमें भूखा ही सुला देती हैं। अरे मेरी प्यारी बहन मीरा, तो निराश मत हो, बस थोड़ी देर की बात है। भैया और भाभी खाना खा लें, फिर हम खा लेंगे। हम हर बार तो जंगल से फल खाकर पेट भर लेते हैं, लेकिन आज तेरी चोट के कारण उतना समय नहीं मिला, वरना मैं कुछ फल छुपाकर घर ले आती। फिर दोनों बहनें खामोश हो जाती हैं और खाना खाने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कामिनी उनके पास आई और बोली, सुनो, मैंने और तुम्हारे भैया ने खाना खा लिया है। अब जाओ, देखो रसोई घर में जो कुछ बचा हो, दोनों बहनें चुपचाप खा लो। मैं जा रही हूँ सोने। अच्छा ठीक है भाभी। मीरा, चल रसोई में चलकर खाना खा लेते हैं। फिर दोनों बहनें रसोई में जाती हैं तो देखती हैं, अरे ये क्या मीरा, इसमें तो बस थोड़ा सा ही खाना है, हमेशा से भी कम। इतने से खाने में तो ना तेरा पेट भरेगा ना मेरा। लगता है आज कम पैसे लाकर दिए तो खाना भी कम छोड़ा है। दीदी, इसमें हमारी क्या गलती है जो भाभी हमारे साथ ऐसा करती है? हमने तो पूरी मेहनत की, पर कम पैसे में भी की, उसका हम क्या कर सकते हैं? देखो मीरा, ये खाना तू खा ले, तुझे ज्यादा भूख लगी थी ना, ये ले
तू खा ले, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। मैं सुबह उठकर कुछ खा लूंगी, अभी तुम खा लो। नहीं दीदी, मैं अकेले नहीं खाऊंगी। खाएंगे तो हम दोनों खाएंगे, वरना कोई नहीं। चलो अब जितना भी खाना है मिल बांट कर खाते हैं। इतने से खाने में दोनों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन फिर भी वो दोनों ईश्वर का शुक्र अदा करके वो खाना खाकर सो जाती हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन रघुवीर कहीं से घर पर एक बकरी लेकर आता है। अरे सुनते हो कामिनी, राधा, मीरा, बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये सुनकर वो तीनों बाहर आती है। ये देखो, अब से ये हमारी नई मेहमान है। ये मुझे जंगल में मिली है। बेचारी अकेले भटक रही थी और मुझे देखकर मेरे पीछे आने लगी, तो मैं इसे घर ले आया। है ना ये बहुत प्यारी? हाँ भैया, वाकई में ये तो बहुत प्यारी है। इसका नाम हम लाली रखेंगे। अच्छा नाम है ना? हाँ, बहुत अच्छा नाम है। क्या हुआ कामिनी, तुम्हें बकरी पसंद नहीं आई क्या? तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही? अरे मही जी, ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत प्यारी है और फिर राधा और मीरा को भी पसंद है, तो मुझे क्यों नहीं होगी? इन दोनों की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। ये सुनकर दोनों बहनों को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं बोली। अब वो दोनों बहनें घर और बाहर के काम के साथ साथ लाली का ख्याल भी रखती हैं। बकरी के आने से अब राधा और मीरा के काम और बढ़ जाते हैं। तभी एक दिन राधा मीरा से कहती, मीरा, अब हमें घर के और बाहर के कामों के साथ साथ लाली की देखभाल भी करनी पड़ती है। इतना काम करके मैं तो थक ही जाती हूँ। दीदी, मैं तो ये सब सहते सहते थक गई हूँ। मैं भैया को सारी सच्चाई बोलना चाहती हूँ, तो तुम मुझे माँ पिताजी का वास्ता देकर चुप करा देती हो, वरना मैं भाभी को बहुत खरी खोटी सुनाऊं और सारा सच भैया को बता दूं। नहीं मीरा, ऐसा करने से हमारे भाई का घर उजड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि रघुवीर भैया का हंसता खेलता घर उजड़ जाए। इस तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और दोनों बहनों को लाली बकरी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। इधर आओ लाली, जल्दी से। ये लो, खाना खाओ। हाँ, ये शाबाश, मेरी प्यारी लाली मेरी हर बात मानती है। देख मीरा, ये मेरे साथ कितनी घुल मिल गई है। हाँ दीदी, हमारी लाली तो है ही सबसे प्यार करने वाली मासूम सी दोस्त। लाली, चल हम तुझे जंगल लेकर चलते हैं। तेरा मन भी बहल जाएगा और हम अपना काम भी कर लेंगे। इतना कहकर दोनों बहनें लाली बकरी को लेकर जंगल की तरफ चली जाती हैं। दीदी देखो, लाली जंगल आकर कितनी खुश है ना। अब से हम इसे रोज जंगल लाया करेंगे। लाली, ये ले, ये फल खा ले, अच्छे हैं ना, पेट भर के खा। दीदी ये लो, तुम भी फल खा लो, क्या पता घर पे खाना मिले ना मिले। और फिर बकरी के साथ साथ राधा और मीरा दोनों बहनें भी जंगल के मीठे मीठे फल खाती हैं और फिर लकड़ियाँ बाजार में बेचकर घर वापस लौट जाती हैं। दीदी सच में आज तो बहुत मजा आया। लाली के साथ समय का पता ही नहीं चलता। तभी वहाँ कामिनी आकर बोलती है, आ गई तुम दोनों महारानियाँ, क्या बात है, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं नहीं भाभी, हम तो बस लाली के साथ हंस खेल रहे थे। ये लो आज के पैसे, आज ज्यादा मुनाफा हुआ है। कामिनी को लकड़ियों के पैसे देकर दोनों बहनें अंदर चली जाती हैं। आजकल ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी हैं और आज मुनाफा भी ज्यादा कमा कर लाई हैं। इस बकरी में तो जैसे इन दोनों की जान सी बस गई है। ये भी न जाने किस बवाल को घर उठा कर ले आए हैं। लेकिन अब देखती हूँ कि ये दोनों कैसे खुश रहती हैं। ना रहेगी बकरी और ना रहेगी ये इतनी खुश। कामिनी ये सोचकर रात में बकरी को जंगल की ओर ले जाती है और उसे घने जंगल में छोड़ देती है ताकि वह कहीं दूर चली जाए। हाँ, अब देखती हूँ ये दोनों कैसे खुश रह पाती हैं। बकरी तो रहेगी नहीं। कामिनी बकरी को छोड़कर वापस घर लौट आती है।
अगली सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि बकरी घर के आगे खड़ी हुई है। ये देख वो चौंक गई। अरे, ये बकरी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो रात को इसे जंगल में छोड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? ये बकरी तो बहुत ही समझदार लग रही, इसका तो पक्का इलाज करना होगा। ये सोचकर कामिनी फिर से रात में बकरी को चुपके से और भी घने जंगल के अंदर छोड़ आती है। हाँ, अब ठीक है। अब वो यहाँ से कभी वापस घर नहीं लौट पाएगी और ये जंगली जानवर बहुत हैं, कोई ना कोई की शिकार बन जाएगी। कामिनी ये सोचकर अपने घर लौटती है। तभी वह देखती है कि बकरी उसके पीछे ही खड़ी थी। ये देख वो बुरी तरह हैरान हो जाती है। अरे, तू कैसे वापस आ गई? अरे तू, हे भगवान, ये बकरी है या कोई जिन जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है? चल जा, यहाँ से चली जा। कामिनी लाली बकरी को ये सब बोल ही रही थी कि तभी रघुवीर बाहर आता है। अरे कामिनी, तुम इतनी रात को यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुम लाली के साथ इतनी रात में, सब ठीक तो है ना? अरे वो हाँ जी, सब ठीक है। ये बार बार बोल रही थी तो मैं इसे देखने आ गई। चलो अभी चलकर सोते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। कामिनी रोज बकरी को अपने से दूर करने का प्रयास करती, पर वो बकरी वापस वहीं लौट आती। एक दिन की बात है। अरे, ये बकरी तो बहुत ही बेकार और जिद्दी है। मैं इस बकरी से परेशान हो चुकी हूँ। इसने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। मैंने कितनी कोशिश की इसे इस घर से दूर करने की, लेकिन ये इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ती। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मैं भी देखती हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाती। और फिर कामिनी गुस्से में आकर बकरी को डंडे से पीटना शुरू कर देती है। कामिनी के मारने पर बकरी दर्द से चिल्लाने लगती है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर राधा और मीरा वहां आ जाती हैं। अरे अरे भाभी, आप लाली को क्यों मार रही हैं? इसे मत मारो भाभी, ये बेजुबान मासूम जानवर है। भाभी रुक जाओ, इसे मत मारो। राधा और मीरा कामिनी को बहुत रोकती हैं, लेकिन कामिनी नहीं रुकती। वह जोर जोर से लाली को पीटती रहती है। कामिनी की मार से बकरी बुरी तरह घायल हो जाती है और किसी तरह छूटकर वह जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी लाली, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ लाली। भाभी, तुमने हमारी लाली के साथ अच्छा नहीं किया। बेचारी डर कर भागते हुए ना जाने कहाँ गई होगी। दीदी चलो हम लाली को ढूंढने चलते हैं। इतना कहकर राधा और मीरा उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल पहुंचकर वो देखती है कि लाली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। वो देख मीरा, वो रही लाली, एक पेड़ के नीचे बुरी तरह घायल पड़ी है। चल उसके पास चलते हैं। लाली, तुम्हें तो बहुत चोट आई हुई है, हमें माफ कर दे लाली, हम तुझे बचा नहीं पाए। लाली, तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना? भाभी इतनी निर्दयी होंगी मुझे नहीं पता था। एक जानवर पर इतना अत्याचार, भाभी के अंदर तो इंसानियत जैसे बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। इतना कहकर मीरा और राधा जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ती हैं और बकरी के घाव पर लगाती हैं। दोनों बहनें तब तक बकरी के पास रहती हैं जब तक उसे आराम नहीं मिलता। मीरा, अब लाली ठीक लग रही है, लेकिन हम लाली को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। यहाँ के जंगली जानवर इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक काम करते हैं, इसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं, किसी गुफा में। वहाँ ये सुरक्षित भी रहेगी। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। उधर पहाड़ी वाले रास्ते पर जो गुफा है, हम इसे वहीं ले चलते हैं। ये वहाँ सुरक्षित रहेगी। फिर दोनों बहनें उसे उस गुफा में छोड़कर घर आ जाती हैं। घर आते ही कामिनी उन दोनों को बहुत डांट लगाती है। आ गई तुम दोनों महारानियां। गई थी बकरी को ढूंढने,
जब से ये दोनों कर्मजलियां मेरे जीवन में आई हैं, मेरी तो किस्मत ही जैसे फूट गई है। ना औलाद का सुख मिल रहा है और ना ही पति का पूरा प्यार। सिर्फ हर समय इन दोनों की मनहूस शक्ल ही देखने को मिलती है। कामिनी काफी समय तक दोनों बहनों को बहुत उल्टा पुल्टा सुनाती है और उन्हें भला बुरा भी बोलती है। अभी कान खोल के सुन लो तुम दोनों। अगर दोबारा उस बकरी के साथ तुम दोनों दिखाई दी तो मैं तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी। इतना कहकर कामिनी गुस्से से अंदर चली जाती है। शाम को जब रघुवीर घर वापस लौटता है तो बोलता है, कामिनी, लाली कहाँ है? आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आंगन में भी नहीं है, ना अंदर है, तो वो है कहाँ? अरे वो बकरी राधा और मीरा दोनों के साथ बाहर गई थी, तभी इन दोनों की लापरवाही की वजह से वो कहीं भाग गई। अरे ऐसे कैसे भाग गई? तुम दोनों ने ध्यान नहीं रखा? चलो कोई बात नहीं, वो शायद हमारे घर रहना नहीं चाहती होगी। अब दोनों बहनें छुपकर रोज जंगल जाती थीं और लाली बकरी की देखभाल किया करती थी। फिर कुछ ही समय में बकरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। देख मीरा, हमारी लाली अब एकदम ठीक हो चुकी है। देख ये कितनी खुश है, पहले की तरह ये उछल कूद कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें अपनी भाभी कामिनी के तानों से बहुत परेशान हो जाती हैं। उनका अब उस घर में रहने का मन नहीं करता है। एक दिन दोनों बहनें अपनी बकरी लाली के पास जाती हैं। तभी अचानक से, मीरा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? लगता है तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या बात है, मुझे बताओ। बकरी को इस तरह बोलता देख दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे अरे, तुम बोल कैसे सकती हो? तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल रही हो? क्या ये सब सच है या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ, ये कोई सपना नहीं है, सब सच है। मैं समय आने पर तुम दोनों को सारी बात बताऊंगी। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि इतनी उदास क्यों हो? मीरा सारी बात लाली बकरी को बताती है। तभी लाली बकरी कहती है, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। मेरा दूध लेकर घर जाओ और अपनी भाभी को पिला देना। वो ये दूध पीते ही वो बिल्कुल बदल जाएगी और तुम दोनों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगी। बाकी बातें तुम दोनों को समय आने पर पता चल जाएगी। और फिर दोनों बहनें बकरी का दूध लेकर घर जाती हैं और दूध अपनी भाभी को पिला देती है। दूध पीते ही कामिनी का व्यवहार दोनों के साथ बदल जाता है। अरे मेरी बेटियों, तुम दोनों ने खाना खाया? अरे खाना कहाँ से खाओगी, तुम दोनों तो अभी अभी आ रही हो। तुम दोनों थक गई होगी ना। तुम दोनों मेरी नंदे नहीं बल्कि मेरी बेटियां हो। आज मैं अपने हाथों से तुम दोनों को खाना खिलाऊंगी। कामिनी अब दोनों बहनों को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। अब वह दोनों का बहुत ख्याल रखने लगती है और उन्हें माँ की तरह प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मीरा अपनी बहन राधा से कहती है, दीदी, लाली ने ठीक कहा था। वो चमत्कारी दूध पीने के बाद से भाभी हमारी माँ सी बन गई हैं। उसी तरह प्यार करती हैं। अब हमें माँ की कमी महसूस नहीं होती है। हाँ मीरा, मैं कहती थी ना कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भाभी हमसे बहुत प्रेम करने लगेंगी। अब हम दोनों को लाली का धन्यवाद करने जाना चाहिए। और फिर दोनों बहनें जंगल में लाली बकरी को धन्यवाद देने के लिए जाती हैं। वो जैसे ही लाली के पास पहुंचती है, लाली को देख के हैरान हो जाती है। अरे लाली, तुम्हें क्या हुआ? तू तो बीमार पड़ी हुई है। दीदी, देखो ना लाली को क्या हो गया। दीदी कुछ करो, देखो लाली की हालत खराब होती जा रही है। लाली, लाली उठो, तुझे क्या हो रहा है? तभी आखिरी सांस लेते हुए लाली बकरी राधा और मीरा से बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक रहस्यमयी जादुई तालाब है। अगर तुम उसका जल मुझे लाकर पिला देते हो तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।
मीरा, तो यहीं लाली के पास रुक, मैं उस तालाब से पानी लेकर आती हूँ। राधा उस तालाब की तरफ चली जाती है। काफी देर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। लगता है यही वो जादुई तालाब है। मुझे जल्दी से पानी लेकर जाना होगा। चलो जल्दी से पानी भर लेती हूँ। राधा यह सोचकर जैसे ही पानी लेने जाती है, वैसे ही वो तालाब पूरी तरह सूख जाता है। यह देख राधा अपने कदम पीछे करती है। तभी पानी फिर से वापस आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरे पीछे जाते ही पानी वापस आ जाता है और आगे करते ही पानी सूख जाता है। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं पानी नहीं ले पा रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी तालाब से एक रहस्यमय आवाज आती है। तुम पहली लड़की हो जिसे इस तालाब का पानी दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हें इस तालाब का पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये आवाज, कौन हो तुम और कैसा सवाल? मुझे इस पानी की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो सुनो, ऐसी क्या चीज है जो जीवन में सबसे जरूरी है? खो जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी। राधा कुछ देर तक सोच में डूब जाती है और फिर बोलती है, ऐसी तो एक ही चीज है, प्रेम। इंसान प्रेम पा लेता है तो उसकी कद्र नहीं करता, और जब वही प्रेम दूर चला जाता है तो उसकी अहमियत पता चलती है। मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना, ये कहावत इसी के लिए है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम इस तालाब का पानी ले सकती हो। फिर राधा उस तालाब से पानी लेकर वापस लौट जाती है और लाली बकरी को पिला देती है। पानी पीते ही बकरी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक राजकुमारी में बदल जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? तुम बकरी से इंसान कैसे बन गई? और तुम तो जैसे कोई राजकुमारी लगती हो। हाँ मीरा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की और आज तुम दोनों के कारण मेरा श्राप खत्म हो पाया है। मैं जाते जाते तुम दोनों का धन्यवाद करती हूँ। जीवन में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। इतना कहकर राजकुमारी अपने महल चली जाती है। अब दोनों बहनें वापस अपने घर आती हैं। वापस आते ही राधा और मीरा को उनकी भाभी पहले की तरह मिलती है। आ गई तुम दोनों महारानियां। कहाँ थी अब तक? इतना सारा काम पड़ा है, वो सब कौन करेगा? चलो जाओ, जल्दी जल्दी काम करो। इतना कहकर कामिनी अंदर चली जाती है। अरे ये क्या? लगता है बकरी के साथ साथ भाभी के ऊपर से भी वो जादू खत्म हो गया। अब हमें फिर से वही जीवन जीना होगा जैसे हम पहले जीते थे। लगता है हमारी किस्मत में भाभी के अत्याचार ही लिखे हैं। दीदी, भाभी के ये अत्याचार सहने से अच्छा है कि हम घर छोड़कर कहीं चले जाएं। वो ये सब बातें कर रहे थे कि पीछे खड़ा उनका भाई रघुवीर ये बातें अपने कानों से सुन लेता है और आकर कहता है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी बहनों पर कामिनी इतना अत्याचार ये मैं सोच भी नहीं सकता था। राधा, मीरा, तुम दोनों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या तुम्हारा भाई इतना पराया हो गया? मुझे माफ कर दो मेरी बहनों। मेरे होते हुए तुम दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा। उस कामिनी को तो अभी बताता हूं। कामिनी, ओ कामिनी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। क्या हुआ जी? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात हो गई? बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। मुझे तुम्हारा सारा सच आज पता चल गया है। तुम्हारा असली चेहरा इतना घिनौना होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें शर्म नहीं आई इन मासूमों पर अत्याचार करते हुए? आज मुझे पता चला कि ऊपर वाले ने हमें औलाद क्यों नहीं दी। अरे तुम्हें औलाद की कमी लगती थी तो कभी इन मासूमों की तरफ ममता का हाथ बढ़ाकर देखती, लेकिन नहीं, तुमने इन्हें बोझ समझा। रघुवीर की यह बात कामिनी के दिल पर लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
मुझे माफ कर दो जी। मैं अभागन औलाद का सुख तलाशती रही, लेकिन इन दोनों पर अत्याचार करती रही। आप ठीक कह रहे हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी तुम दोनों से बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो राधा मीरा, मुझे बस एक मौका दे दो। नहीं भाभी, हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप माफी मत मांगो। हाँ भाभी, आप हमारी माँ की तरह हो। माँ भी भला बच्चों से माफी मांगती है क्या? देखो कामिनी, इन दोनों का दिल कितना बड़ा है। मेरी बहनें बस तुमसे थोड़ा सा प्यार ही चाहती हैं और कुछ नहीं। अब कामिनी एक माँ की तरह दोनों को प्यार करने और उनकी देखभाल करने लगती है। इस तरह राधा और मीरा के जीवन में माँ की कमी पूरी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।